नमस्कार बच्चों। कोरोना की इन विकट परिस्थितियों में आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। अपने परिवार का, स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य इस समय हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। किंतु यदि सभी लोग स्वस्थ हैं, तब आपका दूसरा कर्तव्य यह बनता है कि आप इस कठिन घड़ी में निरंतर ज्ञानार्जन करते रहें। विद्यार्थी का सबसे प्रमुख कर्तव्य यही है कि वह निरंतर अपने विद्यार्थी जीवन में अपने आप को ज्ञान से युक्त करते हुए और अपने एक मजबूत चरित्र का निर्माण करें। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ज्ञान आपके पास सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। इसलिए इन कठिन परिस्थितियों में भी आप पढ़ना मत छोड़ें, आप पढ़ते रहें, अपना ज्ञानार्जन करते रहें। आप अपने सिलेबस को पूरा कर लें, आप कठिन विषयों को ज़्यादा अच्छी तरह से इस समय समझ सकते हैं। आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूँ, आपका सहयोग करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम चीन की संसद का अध्ययन करेंगे। चीन की संसद का जो आधिकारिक नाम है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। हम जानते हैं कि चीन एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी देश में शासन की दृष्टि से जो संरचनाएं होती हैं वह बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे किसी अन्य लोकतांत्रिक देश में। जैसे चीन में भी एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, एक संसद है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, अन्य मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है। अर्थात एक राजनीतिक व्यवस्था की या एक देश को चलाने के लिए जितनी भी संस्थाएं अन्य उदारवादी लोकतंत्रों में होती है वैसी साम्यवादी देश में भी होती है, चीन में भी हैं। किंतु अन्य देशों की राजनीति से चीन की राजनीति का जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, और यह अंतर आपको हमेशा याद रखना होगा जब आप चीन के बारे में अध्ययन करते हैं, और वो फ़र्क ये है कि चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल, साम्यवादी दल की सरकार है। वहाँ पर पूरी शक्ति, पूरी शासन पर, पूरी सत्ता पर केवल साम्यवादी दल का ही कब्जा है, और किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य राजनीतिक दल बनाने की अनुमति नहीं है। अर्थात जो अपनी विचारधारा के अनुसार अपने राजनीतिक दल के निर्माण करने की जो आज़ादी उदारवादी लोकतंत्र में नागरिकों के पास होती है, वैसी आज़ादी चीन के नागरिकों के पास नहीं है। एक यह आधारभूत फ़र्क है, एक विशेषता है, जिसके कारण हम देखेंगे कि चीन की जो संसद है वो किस प्रकार से शासन करती है, और उसका जो परिणाम है उसके कार्यों का, वो उदारवादी लोकतंत्रों से किस तरह से भिन्न है। हम बहुत ही सरल शब्दों में आज चीन की संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। चीन की जो संसद है, अगर हम सिद्धांत में देखें तो चीन एक संसदात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। संसदात्मक शासन में क्या होता है कि सारी शक्तियाँ जो हैं वो संसद में निहित होती हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये जो तीनों सदन होते हैं, इनमें व्यवस्थापिका ही सर्वोच्च सदन होता है, और अन्य दोनों जो अंग हैं और जो सरकार है वो संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से चीन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। चीन जो है वो संविधान के अंतर्गत, और अब तक जो 4 संविधान बने, 1954 का संविधान, 1975, 78 और वर्तमान 1982 का संविधान, इन चारों ही संविधानों में चीन को राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। अर्थात चीन की जो सरकार है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, और चीन के अन्य जितने भी संगठन हैं, अन्य जो भी संस्थाएं हैं, वे सब के सब अपने कार्यों के लिए इस संसद के प्रति ही उत्तरदायी हैं। संविधान का अनुच्छेद 57 ये कहता है
कि चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है और संविधान यह स्पष्ट करता है कि चीन की यह संसद तथा इस संसद की, इस जनवादी कांग्रेस की एक स्थायी समिति जो कि जिसका कभी अंत नहीं होता, उस स्थायी समिति और संसद के हाथ में चीन की सर्वोच्च सत्ता का निवास है। यदि इस संसद के हम रचना और संगठन को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि चीन की संसद एक सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात 140 करोड़ की जनसंख्या वाला चीन, जो कि एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, अर्थात वहाँ पर केवल केंद्र सरकार ही है, संविधान से शक्ति प्राप्त करने वाली अन्य राज्य सरकारें नहीं हैं। तो चीन एक एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है और एक बहुराष्ट्रीयताओं वाला देश है, किंतु फिर भी चीन की जो संसद है वो एक सदनात्मक है, अर्थात इसका एक ही सदन है। वर्तमान संविधान में इस एक सदनात्मक संसद में कुल 2980 सदस्य हैं। 2980 सदस्यों वाला एक विशाल विधायी संगठन है और यह दुनिया की किसी भी व्यवस्थापिका में नंबर की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये जो 2980 सदस्य हैं, जो कि मार्च 2018 में जो चीन की जनवादी कांग्रेस है, उस जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या है। इनकी संख्या कम या अधिक होती रहती है। इनकी संख्या कितनी होगी यह तय करने का अधिकार जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति को है। और ये जो निर्धारण है ये कानून के अनुसार होता है। कांग्रेस के सदस्यों को डेप्यूटी कहा जाता है। ये जो डेप्यूटी होते हैं, इनका जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चीन के नागरिकों के द्वारा किया जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त चीन के प्रत्येक नागरिक को अपने डेप्यूटीज चुनने का अधिकार है। सभी वयस्क नागरिक जो मतदाता हैं वे निर्वाचन में उम्मीदवार भी बनने का अधिकार रखते हैं, किंतु शर्त ये है कि वे पागल न हो, न्यायालय के द्वारा दंडित न हो और साम्राज्यवादी पूंजीपति तथा सामंत न रहे हों। यहाँ हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन के नागरिक को जो राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, अर्थात साम्राज्यवादी और पूंजीपति और सामंतों को भी मताधिकार का समान अधिकार प्राप्त है। किंतु चीन के शासन के लिए, व्यवस्थापिका में उम्मीदवारी के लिए यह ज़रूरी है कि वे भूतकाल में साम्राज्यवादी, पूंजीपति या सामंत न रहे हों, और यह एक साम्यवादी देशों में एक बहुत बड़ी सीमा है शासन शक्ति प्राप्त करने के लिए। किंतु इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधा, लिंग, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति और निवास स्थान इत्यादि किसी भी प्रकार की बातों में भेद नहीं है, सभी व्यक्ति समान हैं। संविधान के अनुच्छेद 59 में कांग्रेस की रचना और संगठन पर प्रकाश डाला गया है और 59 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस में कौन कौन से क्षेत्रों से प्रतिनिधि लिए जाएंगे, और वो क्षेत्र हैं प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि। चीन के 23 प्रांत हैं और उन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि
केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली जो 5 नगरपालिका क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा चीन की सेना के प्रतिनिधि भी कांग्रेस में डेप्यूटी के तौर पर चुने जाते हैं। इस तरह से यह एक बहुत विलक्षण विशेषता है चीन के संविधान में कि चीन की सेना को भी अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजने का अधिकार है। चीन की 2002 में एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया है कि चीन में अब जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हो रहा है, उसको देखते हुए जो निजी उद्यमी हैं उनको भी कांग्रेस के चीन की इस संसद में अपना प्रतिनिधित्व देने का अधिकार है। इस तरह से अब चीन की संसद में निजी उद्यमियों को, वकीलों को तथा अन्य पेशेवर लोगों को भी अपनी उम्मीदवारी देने का अधिकार है। चीन की जो संसद है उसका कार्यकाल, और कार्यकाल से पहले हम ये देखें कि ये जो डेप्यूटी होते हैं, इन डेप्यूटियों का चुनाव कैसे होता है। देखिए, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि यहाँ पर कोई बहुत सारे राजनीतिक दल होते नहीं हैं, और कोई भी व्यक्ति यहाँ जो चुनाव लड़ना चाहता है वो साम्यवादी दल को इस आशय की अपनी इच्छा की सूचना साम्यवादी दल को देनी होती है। अपने जो स्थानीय उनके जो संगठन हैं वहाँ पर उन स्थानीय संगठनों में से यह जो इनके जो सक्रिय सदस्यों के, कार्यकर्ताओं के जो नाम हैं वो चीन के साम्यवादी दल के सर्वोच्च समिति तक पहुँचते हैं, और वही जो है वो नामों की एक सूची तैयार करता है और कि किन क्षेत्रों से, किन स्थानों से किन किन व्यक्तियों को चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। अर्थात उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक है कि साम्यवादी दल या जो स्थायी समिति है उसके द्वारा उसका अप्रूवल होना चाहिए। साम्यवादी दल ने जिनको भी नामांकित कर दिया है, ऐसे नामांकित सदस्य की जो सूची है वो मतदान के लिए जनता के पास जाएगी, और अपने अपने क्षेत्रों के, यदि हम भारत के उदाहरण से यदि हम समझने का प्रयास करें तो मान लिया हम ये कह सकते हैं कि भारत का कोई एक शहर या कस्बा, तो उस कस्बे से साम्यवादी दल ने 10 लोगों की सूची आपके सामने रखी है, उस कस्बे की जनता के नागरिकों के सामने। अब वो जो नागरिक हैं साम्यवादी दल के इन 10 लोगों में से उनसे ये कहा जाएगा कि आप इन लोगों में से किसे पसंद करते हैं, उन नामों के आगे हाँ या ना लिखिए। आप चाहें तो 10 के 10 लोगों को पसंद कर सकते हैं, आप चाहें तो 9 को, 8 को, 1 को, 2 को या किसी को भी नहीं। इस प्रकार वो जो एक सूची आई है उस सूची पर मतदान का अर्थ यही है कि मतदाताओं को अपनी पसंद या नापसंद अपने मतपत्र में डालनी होती है, और यह जो पसंद है, इस पसंद के आधार पर ही जिस व्यक्ति को सर्वाधिक लोगों ने पसंद किया है वही व्यक्ति उस स्थान से संसद के लिए चुना हुआ माना जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर निर्वाचन होता है, जनता को उम्मीदवारों की जो सूची दी जाती है उसमें से अपना नाम सेलेक्ट करना होता है, पसंद और नापसंद डालनी होती है। किंतु जो फ़र्क है किसी भी अन्य लोकतंत्र में और चीन में वो ये है कि उम्मीदवार की जो सिलेक्शन की जो अंतिम अप्रूवल लिस्ट है वो साम्यवादी दल के द्वारा होती है। साम्यवादी दल से अप्रूव किए गए, मनोनीत किए गए व्यक्तियों को ही जो है वो चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। अब हम
बात करते हैं कार्यकाल और अधिवेशन की। चीन की जो एक सदनात्मक संसद है जनवादी कांग्रेस, उसका कार्यकाल 5 वर्ष है और 5 वर्ष में जब 2 महीने कम रहेंगे, उससे पहले ही जो स्थायी समिति है संसद की, उसका ये दायित्व है कि वह अगली संसद के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दे नई संसद के चुनाव के लिए। इस प्रकार से 5 वर्ष, और यदि स्थायी समिति को ऐसा लगता है कि कार्यकाल को कुछ बढ़ाया जा सकता है तो वो बढ़ा भी सकती है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान जो संविधान है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार ज़रूर होगा। इससे पूर्व के संविधानों में जो अनुभव था, अर्थात जो चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति का जो काल था, जो कि 1966 से 1976 तक चला, उस समय चीन में कांग्रेस का जो है वो कोई भी अधिवेशन नहीं हो पाया था। कांग्रेस के अधिवेशनों को स्थगित कर दिया गया था। इस प्रकार से चीन की संसद एक नाम मात्र की कार्यहीन संस्था थी। वैसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसलिए 1982 के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीन का की संसद का जो अधिवेशन है वो वर्ष में एक बार ज़रूर आयोजित किया जाएगा। और यह जो अधिवेशन है यह वर्ष में एक बार होता है और वो भी लगभग 2 सप्ताह के लिए, अर्थात लगभग 15 से 20 दिन की अवधि का यह अधिवेशन होता है। अब देखिए बच्चों, हमारे लिए समझना ये है कि इतनी बड़ी संसद, जिसके कि लगभग 3000 सदस्य हैं, वर्तमान में 2980 सदस्य, और वो भी वर्ष में एक बार केवल 15 दिन के लिए कार्य करेंगे, तो वो क्या कार्य करेंगे? इतने अधिक संख्या, इतने अधिक कानूनों को यदि पास करना है तो वो 15 दिन में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन संविधान में ऐसी व्यवस्था है। तो चीन की संसद के अधिवेशन जब नहीं चल रहे होते हैं तो उस अधिवेशन की समाप्ति के बाद और अगले अधिवेशन के प्रारंभ होने से पहले का जो बीच का जो अंतराल है, और हम देखते ही हैं कि अभी हमने देखा कि मात्र 15 दिन के लिए ये सेशन चलता है, तो लगभग पूरे साल ही इस संसद की तरफ से, संसद की जो स्थायी समिति है, स्टैंडिंग कमेटी, वही संसद के सारे कार्यों को व्यवहार में संपादित करती है। इस तरह से इसका जो अधिवेशन है, यद्यपि वर्ष में एक बार ज़रूर होगा, और अपने अधिवेशनों में स्थायी समिति ने जो भी कार्य किया है, स्थायी समिति के द्वारा जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जिन भी कानूनों को पास किया गया है, उन्हें यह इन 15 दिनों में पुष्ट करती है, अपनी स्वीकृति देती है, उस पर अपनी पुष्टि की मुहर लगाती है। अब यदि हम इस पृष्ठभूमि में इसकी शक्तियाँ और कार्य यदि हम समझेंगे तो हमें ठीक से समझ में आएगा। और वो ये है कि यद्यपि संविधान में जन कांग्रेस को शासन तंत्र का सर्वोच्च अंग बनाया गया है, किंतु अन्य देशों की तरह यह भी संविधान की रक्षा और संविधान के अनुरूप कानून बनाने का कार्य करती है। किंतु अभी अभी हमने इसकी जो सीमाएं देखी कि एक तो अपनी बहुत बड़ी संख्या के कारण, और दूसरी अत्यंत कम, वर्ष में सिर्फ 15 दिन के लिए अधिवेशन इसका होता है, इसके कारण ये अपने कार्यों का संपादन वास्तविक रूप से नहीं कर पाती। किंतु संविधान में उसकी जो शक्तियों का जो उल्लेख है उसका अध्ययन हमें ज़रूर अभी करना है। और वो ये है कि संसद का जब अधिवेशन होता है तो वर्ष में एक अधिवेशन होगा, और अपने उस अधिवेशन में सबसे पहले जो काम वो करती है वो अपने प्रेसिडियम का चुनाव करती है। देखिए, अब एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडियम क्या होता है। प्रेसिडियम जो है वो प्रत्येक अधिवेशन के लिए संसद अपना एक प्रेसिडियम चुनती है। प्रेसिडियम होता है चीन की संसद के जो सर्वोच्च नेतृत्व अपने लिए वो चुनती है। वर्तमान में चीन की प्रेसिडियम में लगभग 170 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। ये जो 170 सदस्य हैं ये संसद का नेतृत्व करते हैं।
प्रेसिडियम अपने लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करती है और अपने बहुत सारे उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। प्रेसिडियम में चीन की लगभग सभी राष्ट्रीयताओं के, सभी क्षेत्रों के का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च स्तर के अधिकारी होते हैं और इसमें विभिन्न यहाँ तक कि हांगकांग, मकाओ और ताइवान के प्रतिनिधि भी इस प्रेसिडियम के सदस्य होते हैं। ये जो लगभग 250 जो लोग हैं, 170 लोगों का ये जो समूह है, जिसे कि मिला करके प्रेसिडियम कहा जाता है, यह प्रेसिडियम 15 दिन की कार्यवाही का नेतृत्व करता है। यह प्रेसिडियम ही तय करेगा कि कौन से कानूनों पर पुष्टि करनी है, क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है। अर्थात संपूर्ण कार्यवाही का जो दायित्व है वो इस प्रेसिडियम पर रहता है। यह प्रेसिडियम केवल 1 वर्ष के लिए अर्थात एक अधिवेशन के लिए चुना जाता है। अगले वर्ष का जो नया अधिवेशन होगा उसमें सबसे पहले कांग्रेस अपने लिए फिर एक प्रेसिडियम का चुनाव करेगी। इसलिए प्रेसिडियम स्थायी समिति की तरह एक स्थायी संरचना नहीं है, वरन प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक प्रेसिडियम का जो चुनाव है वो कांग्रेस अपने लिए करती है। दूसरा जो इसका कार्य है, यह संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है। संविधान का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के द्वारा कैसे हो रहा है उसका निरीक्षण करती है। साथ ही यह संविधान के अंतर्गत आवश्यक कानूनों का निर्माण करती है। चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद का चुनाव करती है। राज्य परिषद का तात्पर्य है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। जिसे हम भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहते हैं, उसे चीन में राज्य परिषद कहा जाता है। अर्थात चीन की सरकार को राज्य परिषद कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के परामर्श पर प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का चयन इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रांतों के जो काउंसिलर हैं, अर्थात भारत में जैसे राज्यपाल होते हैं वैसे ही वहाँ पर भी हर प्रांत के काउंसिलर होते हैं। मंत्रालयों के विभिन्न मंत्री हैं, राज्य परिषद के महासचिव हैं। इन सब का जो चयन है वो अंतिम रूप से संसद के द्वारा किया जाता है। साथ ही यह केंद्रीय सैनिक आयोग, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि 1982 के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ पर सेना की एक सर्वोच्च संस्था अलग से बनाई गई है, केंद्रीय सैनिक आयोग। इस केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत अन्य सदस्यों का भी यह चयन करती है। साथ ही यह चीन का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके सभापति का निर्वाचन करती है। यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटरोट जो है उसके प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। अर्थात यदि हम एक लाइन में ये कहें कि चीन के जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का जो अंतिम चयन है वो इसके द्वारा किया जाता है। और यहीं पर जुड़ी हुई दूसरी मुख्य बात वो ये है कि जिनका यह चयन या चुनाव करती है उन सभी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सभापति, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री, उन सब की पदच्युति करने का भी इसे अधिकार है। अर्थात नियुक्ति और पदच्युति इन दोनों के अधिकार चीन की संसद के पास अंतिम रूप से हैं। यह राज्य के बजट की जांच करती है, उसे स्वीकृति प्रदान करती है और बजट के क्रियान्वयन से संबंधित प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं को स्वीकृत करती है, उन योजनाओं की जांच करती है और उनके क्रियान्वयन के प्रतिवेदनों पर विचार करती है। यह नए प्रांत और नए प्रदेश और नए नगरपालिकाएं यदि बनाई जानी है तो उनकी स्वीकृति प्रदान करती है। यह युद्ध और शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है। अर्थात कि युद्ध अथवा शांति
के प्रस्ताव इसी के द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं। और संविधान में सबसे अंत में इसके लिए, इसके कार्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी गई है। वो ये है कि राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में जो भी कार्य अपेक्षित हैं, वे सभी कार्य जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वो चीन की संसद के द्वारा किए जाएंगे। इतनी महान शक्तियाँ दुनिया में किसी भी संसद को प्रदान नहीं की गई है। इसके ये जो कार्य हैं, इन कार्यों को देखने से ऐसा लगता है कि यह जो संसद है वो ब्रिटेन की संसद से भी अधिक महान कार्यों का संपादन करती है। दुनिया की कोई भी संसद इतनी अधिक शक्तिशालिनी नहीं है, चाहे सिद्धांत में ही सही, संविधान के अंतर्गत, जितनी कि चीन की संसद है। क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं के अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति करने का अधिकार है। सभी चीन के सभी क्षेत्रों के जो का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, उन प्रशासनों के बारे में अंतिम रिपोर्ट, इस वित्तीय चीन बजट के जो अप्रूवल है वो ये करती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन है। लेकिन इन शक्तियों के साथ ही यदि हम इसकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें तो हमें स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई देती है। जो दिखता है वह वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात जिन विशाल शक्तियों की हमने अभी बात करी है, वो विशाल शक्तियाँ चीन की संसद के पास केवल नाम मात्र की ही हैं, और वस्तुतः उसकी सभी शक्तियों का जो प्रयोग है वो इस संसद की स्थायी समिति के पास है। अर्थात जो स्थायी समिति है उसका हम अलग से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि स्थायी समिति एक वो समिति है जो हमेशा परमानेंट रहती है। संविधान के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो संसद है वो अपने लिए एक नई स्थायी समिति बनाएगी, ऐसा नहीं है। स्थायी समिति परमानेंट है। चीन की संसद प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो सकती है, किंतु स्थायी समिति चीन की कांग्रेस की वह समिति है जो संसद के समाप्त होने के बाद भी हमेशा कार्य करती रहेगी। यह साम्यवादी दल के समान ही एक स्थायी संस्था है चीन के राजनीतिक परिदृश्य में। यही स्थायी समिति व्यवहार में सारे कार्यों को करती है, क्योंकि संसद तो केवल 15 दिन के लिए अधिवेशन में बैठती है। इन 15 दिनों में वह स्थायी समिति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन सब कार्यों पर अपनी मुहर मात्र लगाती है, अपनी पुष्टि मात्र करती है। वास्तव में सभी चीन के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों का चयन करना, उनकी नियुक्ति करना, उनकी पदच्युति करना, चीन के कानूनों का निर्माण करना, अगली संसद के चुनाव के लिए तैयारियां करना, बजट बनाना, बजट की स्वीकृति करना, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रतिनिवेदनों की जांच करना, ये सारे जो कार्य हैं व्यवहार में चीन की स्थायी समिति के द्वारा ही किए जाते हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चीन की कांग्रेस जो है वो संसद है वो एकमात्र दिखावे की संस्था है। वह केवल पुष्टि करने वाली और प्रचार करने वाली संस्था के रूप में ही उसने कार्य किया है। हम स्थायी समिति के कार्यों को देखेंगे तब और इसका विस्तार से हम अध्ययन कर पाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि चीन की जो कांग्रेस है एक रबर की मुहर के समान है, एक रबर स्टैंप है। यह एक पंगु संसद है। यह देखने में एक चमक दमक वाली परंतु वास्तव में एक शक्तिहीन संस्था है। BBC को दिए गए एक साक्षात्कार में चीन की एक महिला सांसद ने ये कहा था कि एक सांसद के रूप में मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है, मैं अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकती।
मैं जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। मैं केवल संसद में बैठ कर के जो कहा जाता है वो करती हूँ। इस तरह से सांसद जो कि जनता का प्रतिनिधि होता है, चीन में वह केवल दिखावे का प्रतिनिधि है। वास्तव में जो सारी शक्तियाँ हैं वो अंतिम रूप में साम्यवादी दल के पास हैं और साम्यवादी दल ही शक्ति का अंतिम स्रोत है। धन्यवाद।